अध्याय 1 प्रस्तावना। आधी रात होने को थी, फिर भी एक तेज रोशनी थकी हुई आंखों वाले चेहरे की ओर चमक रही थी। मेरी जिंदगी का ये हाल कैसे हो गया? विंस डाल्टन नाम के उस युवक ने थके हुए मन से सोचा। हाल ही में अपने उच्च प्रबंधन की गलतियों के कारण उसे एक जरूरी काम सौंपा गया था। गलत बजट अनुमान और असंभव समय सीमाएं ही उनके लिए बहाने थे। लेकिन एक बार फिर तकनीकी प्रमुख के रूप में उनके विभाग की परियोजना की सफलता उनकी झोली में आ गिरती है। कितना सम्मान, उसने व्यंग्य से सोचा। विंस डाल्टन पिछले कुछ वर्षों से इस सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर परामर्श फर्म के लिए काम कर रहे हैं। 20 वर्ष की आयु में विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उनके दिल में बहुत सारी आशाएं और दृढ़ संकल्प थे, विशेष रूप से अपने वरिष्ठ वर्ष के दौरान एक सफल ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के बाद इस वर्तमान कंपनी में सुनिश्चित स्थान। 3 साल बीत चुके हैं। स्थिर नौकरी और आमदनी जैसी ज्यादातर पुरानी चिंताएं लगभग खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उनकी जगह खालीपन और थकान ने ले ली थी। जब मुझे बिजनेस और आईटी दोनों में डिग्री हासिल करने के साथ साथ न्यूनतम वेतन वाली नौकरी करनी पड़ती थी, तब जीवन कोई आसान काम नहीं था, और फिर भी मैं अब की तुलना में तब अधिक जीवंत महसूस करता था, विंस ने सोचा। नए हुनर सीखने और नए लोगों से मिलने का रोमांच उसे हमेशा याद रहता था। फिर साल दर साल नई कंपनी में काम करते हुए और भी जिम्मेदारियां मिलने से उसे एक ऐसा माहौल मिला जहां वह फल फूल सकता था। वेतन में वृद्धि अच्छी बात थी, लेकिन इससे उनकी स्कूली शिक्षा के लिए गए भारी कर्ज में कोई कमी नहीं आई, लेकिन कुछ जेब खर्च मिलना ठीक था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपने पर्सनल डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर बनाया था। महीनों तक मैंने आस पड़ोस में छोटे मोटे काम करके पैसे बचाकर डेस्कटॉप कंप्यूटर के बुनियादी पुर्जे खरीदे थे। उसने पुरानी यादें ताज़ा की। कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ स्वार्थ के लिए था, जैसे स्कूल की निरस्ता से बचने के लिए दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलना। फिर भी कंप्यूटर तकनीक से शुरुआती परिचय ने उनके मौजूदा कौशल और आजीविका का मार्ग प्रशस्त किया। अगर मुझे अपनी जिंदगी को अलग और रोमांचक तरीके से जीने का मौका मिले तो मैं खुशी खुशी अपनी मौजूदा जिंदगी छोड़ दूंगा, ताकि मैं अब की तरह जड़ न रह जाऊं। मैं एक संतुष्टि और तरक्की भरी जिंदगी चाहता हूं, बजाय इसके कि मैं बार बार खून पसीना बहाकर अपने विभाग को बर्बाद करूं। कसम से, उसने अचानक जोर से कहा। मैं पागल हो रहा हूं। अच्छा हुआ कि आज रात ऑफिस में मैं अकेला हूं, विंस ने शर्मिंदा होकर सोचा। तो अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन इतनी तेज हो गई कि उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। अगले ही पल उसने पाया कि वह अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा है, लेकिन उसे लगा कि वह अलग है। विंस ने इधर उधर देखा और अपनी बाईं ओर एक मध्य टॉवर डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा जो हाल ही में बनाया गया प्रतीत हो रहा था। जिस प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा था वह गायब हो गया था और उसकी जगह यूट्यूब होमपेज पर एक ब्राउज़र आ गया था। उसने अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के निचले दाएं कोने पर नजर डाली और आश्चर्य से खड़ा हो गया। यह 2011 है, वह आश्चर्य से बोला। अध्याय 2 माँ का प्यार। विंस डाल्टन कम से कम इतना तो चौंक ही गए। उन्हें लगा जैसे ये कोई सपना हो, लेकिन उनके आसपास का माहौल बिल्कुल असली था। क्या मैंने 10 साल पहले समय यात्रा की थी? मैं अपने सामान्य शरीर में नहीं हूं, बल्कि अपने ही 13 साल पुराने संस्करण में हूं। अगर समय यात्रा नहीं तो शायद पुनर्जन्म, उसने सोचा और यह समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। विंस ने अलमारी के पीछे लगे आईने में देखा और खुद को फिर से एक जवान लड़के के रूप में देखकर दंग रह गया। उसके चेहरे के नैनंश अब भी लगभग वैसे ही थे, काले बाल और कम मांसल शरीर। खुद को दुबला-पतला कहना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन बदसूरत भी नहीं। दस्तक की आवाज सुनकर विंस होश में आया और दरवाजा खोलकर अपनी माँ का स्वागत किया, जो इस छोटे से घर में रहने वाली एकमात्र सदस्य थीं। कुछ चाहिए माँ? उसने घबराकर पूछा, जैसे वह अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसका नाम लिया डाल्टन था और उसके बाल भी विंस जैसे ही काले थे। वह खूबसूरत तो थी, लेकिन कमजोरी ने उसे छीन लिया था। उसकी माँ को देखकर उसे उसके साथ बिताए उन पलों की दुखद यादें ताज़ा हो जाती थीं, जब उसकी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी और हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होने से 1 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उनके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं रही, लेकिन लिया अपने प्यारे बेटे की परवरिश के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करती थी। शादी के कुछ ही साल बाद वह विधवा हो गई थी। सारी मुश्किलें उसके खिलाफ ही लग रही थीं। इसकी तुलना में विंस की जिंदगी की परेशानियां उसकी माँ की परेशानियों से कहीं कम थीं। सहज ही विंस ने अपनी माँ लीह को धीरे से गले लगा लिया और आंसुओं को रोक लिया। वह उसे देखकर इतना खुश था कि अप्रत्याशित पुनर्जन्म और समय यात्रा की बात अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लीह अपने बेटे की प्रतिक्रिया देखकर हैरान थी, लेकिन उसने बिना किसी सवाल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ गले लगना स्वीकार कर लिया। क्या नया कंप्यूटर बनाकर तुम्हें इतनी खुशी मिली? मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम शहर में कड़ी मेहनत कर रही हो और पैसे बचा रही हो।
मैं तुम्हारे अच्छे ग्रेड के लिए तुम्हें एक कंप्यूटर उपहार में देना पसंद करता, लेकिन तुम हमारी स्थिति समझते हो। तुम बहुत होशियार हो और मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। उसने प्यार और देखभाल के साथ कहा। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे भी आप जैसी बेहतरीन माँ मिली है, उसने पूरी ईमानदारी और कृतज्ञता से जवाब दिया। देखो माँ, मैंने अभी अभी डेस्कटॉप कंप्यूटर को 1 घंटे पहले असेंबल करके कॉन्फ़िगर किया है। यह मेरा पहला अनुभव था, इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पहले ही इंस्टॉल हो चुका है और काम करने की स्थिति में है। उसने गर्व से कहा। बहुत बढ़िया काम विंस, उसने जवाब दिया, लेकिन वह कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बारीकियों को सामान्य रूप से नहीं समझती थी, लेकिन जानती थी कि विंस जैसे बच्चे के लिए यह करना कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैं जाकर खाना बनाऊंगी और तुम्हें अपने कंप्यूटर के साथ थोड़ा मजा करने दूंगी, लेकिन याद रखना कि अगर मेरे नंबर कम आए तो मैं इसे तुमसे छीन लूंगी, समझ रही हो? उसने सख्ती से कहा। जरूर माँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा, उसने जवाब दिया। वह रसोई की ओर चली गई और विंस को उसके आनंद में छोड़ दिया। इस बातचीत ने उसके दिल में आग जला दी और उसे एक मकसद दिया। उसे 10 साल पहले अचानक पुनर्जन्म लेने से पहले के अपने विचार याद आ गए। आखिरकार उसे यह बात समझ आ गई। विंस अपनी माँ की मुक्ति और अपने परिवार की समृद्धि के लिए अपने जीवन में उत्साह और पूर्णता की आवश्यकता को पूरी तरह से समर्पित कर देगा। उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया है और अब वह अपने वादे निभाने के लिए दृढ़ है। वह अपने डेस्क के सामने वापस बैठ गया। उसके दिमाग में कई विचार और कल्पनाएं घूम रही थीं। उसने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। ऐसा लगता है कि वर्तमान में केवल एक वेब ब्राउज़र और नियमित विंडोज़ अनुप्रयोग ही स्थापित हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं कुछ मूल्यवान उपकरण स्थापित कर लूं, उसने सोचा। विंस ने वेब ब्राउज़र पर एक नया टैब खोला। उसने पैचमेप नाम का एक खास मुफ्त एप्लीकेशन खोजा और कुछ ही क्लिक में उसे इंस्टॉलर मिल गया। वाह! इस एप्लीकेशन ने नए ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा बहुत आसान बना दिया है। शुक्र है कि इसका पहला संस्करण कुछ महीने पहले ही आया है, मैंने सोचा। विंस ने आगे बढ़कर वे सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए जिन्हें उन्होंने विश्वविद्यालय और कार्यस्थल पर उपयोग और लागू करना सीखा था। एक सोर्स कोड एडिटर जैसे कि एक्लिप्स आईडीई, गिटहब डेस्कटॉप, कोरपेन और अन्य फुल स्टैक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जिन्हें डाउनलोड होने में कुछ समय लग सकता है, विंस ने सोचा। अपने पिछले जीवन में सबसे पहली चीज जो उन्होंने डाउनलोड और इंस्टॉल की थी वह थी स्टीम नामक एक पीसी वीडियो गेम प्रोग्राम, ताकि वे दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल सकें, और इसलिए उन्होंने इसे पूर्णता के लिए सबसे आखिर में रखा। मुझे आने वाले दिनों के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, खासकर अगर मुझे इस दूसरे मौके के साथ वह हासिल करना है जो मैंने करने का लक्ष्य रखा है, उसने सोचा। 1 घंटे बाद उसने लिया के साथ खाना खाया और उसके साथ दोबारा भोजन करने में प्रसन्न हुआ। वे पूरे समय बातें करते और हंसते रहे और इससे उसे शुद्ध आनंद और अपने वादों को पूरा करने की उत्सुकता का एहसास हुआ। सभी सॉफ्टवेयर टूल्स डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाने के बाद उन्होंने कंप्यूटर बंद कर दिया। कल भी कक्षा थी और एक अच्छी रात की नींद एक स्वागत योग्य विचार था, क्योंकि उस अभिशप्त परियोजना को पूरा करने के लिए उसे लगातार सारी रात जागना पड़ा था। फिर भी अब ऐसा लगता है कि यह एक छिपे हुए आशीर्वाद के रूप में था। अध्याय 3 स्कूल वापस। अगले दिन जब विंस जागा तो उसने स्वयं को अपने छोटे से कमरे में पाया और उसके चेहरे पर राहत की भावना थी। अगर मैं ऑफिस में जागता तो यह एक सपना हो सकता था, लेकिन शुक्र है कि मैं भविष्य में वापस नहीं गया, उसने सोचा। जल्दी से नहाने के बाद कुछ कपड़े बदलना फिलहाल उनकी प्राथमिकता थी। अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। यह याद रखना मुश्किल था कि 13 साल की उम्र में वह कैसे रहता होगा, लेकिन हाई स्कूल की जिंदगी के आदी होने में उसे बस समय ही लगेगा। उसे उम्मीद के मुताबिक स्कूल जाना होगा, लेकिन अपनी स्थिति की पुष्टि के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं रातों रात बढ़ गईं, और पैसा वह संसाधन था जिसकी उसे इस समय सबसे ज्यादा कमी थी। छोटे मोटे काम से काम नहीं चलेगा और उसके जैसे नाबालिग के लिए रोजगार के बहुत कम विकल्प थे। कक्षाओं में कोई दिक्कत नहीं होगी और विंस को यकीन था कि वह ठीक ठाक काम कर लेगा। मैं अपनी मां के प्रायोगिक उपचार के खर्चों और भविष्य के उपक्रमों के लिए आवश्यक पूंजी हासिल करने के लिए अपने लिए व्यावसायिक अवसर खोजने और बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, उसने सोचा। स्कूल जाने वाली बस में उसे अपनी सामान्य सीट और उसके बगल में एक दोस्त मिला जिससे उसने बहुत समय से बात नहीं की थी। स्नातक होने के बाद विंस के लिए अपने हाई स्कूल के दोस्तों और परिचितों से संपर्क बनाए रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह बहुत दूर काम करता था। वह विश्वविद्यालय और अंशकालिक काम में इतना व्यस्त था कि विंस ने अपनी दोस्ती को नजरअंदाज कर दिया और उसने महसूस किया कि यह उस पछतावे से छुटकारा पाने का एक मौका था। अरे काइल, क्या तुम अभी भी वह मोबाइल गेम खेल रहे हो?
जेटपैक जॉयराइड है ना? विंस ने पूछा। हाँ, मैं अभी भी गोल्डन पिगी पैक पाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बहुत महंगा है। मुझे इसे बनाने में कुछ और दिन लग सकते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? काइल ने पूछा। मैंने कल ही अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाना पूरा किया। मुझे साधारण काम करने में महीनों लग गए, लेकिन यह सब सार्थक रहा, विंस ने जवाब दिया। वाह, आपने इसे अलग अलग पुर्जों से बनाया है? काइल ने पूछा। कुछ यूट्यूब ट्यूटोरियल और कुछ दस्तावेजों से मदद मिली, लेकिन हाँ, मैंने इसे तैयार पुर्जों से बनाया है, उसने गर्व से जवाब दिया। वाह, विंस, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कंप्यूटर में इतनी दिलचस्पी है। मैं मानता हूँ, यह जेटपैक जॉयराइड पर सोने का गुल्लक पाने से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है, काइल ने उदास होकर कहा। कुछ ऐसा बनाना जो कारगर हो, संतुष्टिदायक लगता है। अगर आप कभी ऐसा करने की कोशिश करें तो मुझे बताएं, मैं खुशी खुशी आपकी मदद करूंगा, विंस ने ईमानदारी से जवाब दिया। मैं भविष्य में आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। धन्यवाद, काइल ने अपने फोन पर गेम बंद करके उसे जेब में रखते हुए उत्तर दिया। काइल एक होशियार बच्चा था, जिसे थोड़ा बहुत एडीएचडी था, और वह पूरे हाई स्कूल में विंस के साथ हमेशा दयालु रहा। वह बहुत जल्दी विचलित हो जाता था, लेकिन जब वह किसी काम में लग जाता था तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। काइल को इस बात में दिलचस्पी थी कि विंस उसके नए कंप्यूटर के बारे में क्या बताएगा, क्योंकि पीसी गेमिंग उसके पसंदीदा शौक में से एक था, जैसे कि विंस सहित उसकी उम्र के कई अन्य बच्चों को भी। मैं अब आप लोगों के साथ टीम फोर्ट्रेस 2 और काउंटर स्ट्राइक खेल पाऊंगा, बहुत बेहतर फ्रेम दर के साथ, तथा वीडियो गेम और वेबसाइट जैसे सॉफ्टवेयर विकसित करने जैसे अन्य काम भी कर पाऊंगा, विंस ने बताया। मुझे पता था कि तुम हमारे साथ ऑनलाइन गेम खेलोगे, लेकिन वेबसाइट डेवलप करना, तुम्हें ऐसे विचार कब आए? काइल ने पूछा। प्रोग्राम और एप्लीकेशन बनाने जैसी चीजों में दिलचस्पी दिखाना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने अपने करियर का फैसला सीनियर ईयर के बाद ही किया था। बेहतर होगा कि जल्दी से कोई बहाना बना लूं, विंस ने सोचा। कल जब मैं अपना कंप्यूटर बना रहा था तो मुझे ऑनलाइन कुछ ट्यूटोरियल मिले और उनमें मेरी रुचि बढ़ गई। इसलिए मैंने उन्हें बुकमार्क कर लिया, लेकिन मैंने अभी तक कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं किया है, विंस ने जवाब दिया। नया स्कूल वर्ष शुरू होने पर तुम हमसे आगे निकल जाओगे। अगले साल HTML हमारी कक्षाओं में से एक होगी, इसलिए जब मुश्किलें आएंगी तो मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़ेगा, काइल ने कहा। मैं जितना हो सकेगा मदद करूंगा, काइल। चिंता मत करो, विंस ने उत्तर दिया। बस साउथ मेन हाई स्कूल के सामने रुकी। सभी छात्र बस से उतरकर अपनी पढ़ाई शुरू करने लगे। काइल को अलविदा कहने के बाद विंस सीधे अपनी कक्षा में चला गया। वे पड़ोसी थे, लेकिन एक ही कमरा साझा नहीं करते थे। काइल ने विंस की तरफ देखा, जो दूर जा रहा था। विंस जो कुछ भी कर रहा है वह मेरे खाली समय में वीडियो गेम खेलने से कहीं अधिक दिलचस्प लगता है, काइल ने अपने लॉकर की ओर चलते हुए सोचा। विंस को अपना होमरूम ढूंढने में कुछ मिनट लगे और फिर वह दरवाजे के पास बैठ गया। फिर उसने खुद को हाई स्कूल में अपने पहले दिन के लिए तैयार किया। लगभग 20 साल की एक महिला कमरे में दाखिल हुई, जिसका नाम टेलर मिलर था, या जैसा कि हम उसे बुलाते थे, मिस मिलर। वह एक प्रतिभाशाली और दयालु मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका थीं, जो विंस के होमरूम की देखरेख करती थीं। उसने दयालुता और सख्ती में संतुलन बनाए रखा, और मैंने हमेशा उसकी व्यावसायिकता का सम्मान किया, विंस। हम 1 मिनट में उपस्थिति की गणना करेंगे, सुश्री मिलर ने मधुर किंतु आदेशात्मक स्वर में कहा। टेलर ने अटेंडेंस ली और उसके बाद की क्लासें सामान्य हो गईं। लंच ब्रेक के दौरान विंस कैफेटेरिया में पहुंच गया और खाना खाने के बाद अपनी सामान्य जगह पर बैठ गया। जल्द ही काइल और एक जानी पहचानी लड़की उसके आसपास बैठ गए। उसका नाम जेसिका था और वह उनके मित्र समूह का हिस्सा थी। बाकी लोग कहाँ हैं? विंस ने पूछा। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, जेसिका। मैं जानता हूँ कि तुम बुद्धिमान हो और मैं ऐसी किसी भी बात को अपने अहंकार पर प्रभाव नहीं डालने दूंगा, विंस ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। दोनों जोर से हंस पड़े, जबकि विंस ने मिडिल और हाई स्कूल के दिनों के साधारण दिनों को याद किया। उनके आसपास 2 और लोग बैठ गए। एक रिक नाम का लड़का था और दूसरी सारा नाम की लड़की। सबने एक दूसरे का अभिवादन किया और खाना शुरू कर दिया। दोपहर का खाना खाते हुए उन्होंने आपस में कुछ देर बातें की। इसके बाद ग्रुप अलग हो गया और विंस ने पाया कि वह दिन आराम से बिता रहा है। घर वापस आते समय वह काइल के साथ बस में सवार हुए और काइल ने उन्हें सॉफ्टवेयर विकास के संबंध में कुछ कठोर प्रश्न पूछे, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गए। मुझे काइल से ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे सहयोगियों की जरूरत है, इसलिए मैं उसे अपने पक्ष में कर लूं, विंस ने सोचा। उसने अपनी मां के साथ रात का खाना खाया और हर बार उनके साथ बिताकर खुद को और भी दृढ़ निश्चयी पाया।
एक नया दिन आने वाला है, लेकिन विंस जानता है कि भविष्य की उसकी योजनाओं को जल्द ही अमल में लाना होगा। अध्याय 4 फ्लैपी बर्ड की नकल। विंस के पुनर्जन्म का पहला सप्ताहांत आ गया और उसने काइल को अपने घर आमंत्रित करने का निर्णय लिया। उन्होंने काइल से अपना लैपटॉप लाने को कहा, लेकिन काइल के मन में पहले से ही यह बात थी, संभवतः कोई ऑनलाइन गेम खेलने के लिए। नाश्ता करने के बाद काइल चेहरे पर उत्साहित मुस्कान लिए सामने के दरवाजे से अंदर आया। विंस ने अनुमान लगाया कि वह कुछ वीडियो गेम खेलने के लिए उत्साहित है, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह अपने नए कंप्यूटर में अधिक रुचि ले रहा है। इस चीज को बनाने के लिए आपको कितने पुर्जों की जरूरत पड़ी? यह उन डेस्कटॉप कंप्यूटरों से काफी बड़ा है जो मैं आमतौर पर देखता हूं, काइल ने जिज्ञासा से पूछा। केस या चेसिस यह तय करेगा कि कंप्यूटर कितना बड़ा होगा। इस तरह का बड़ा चेसिस अधिक और बड़े घटकों की अनुमति देगा। मदरबोर्ड स्वयं केस के मानक का पालन करेगा। यह ATX मानक और एक सभ्य वर्तमान पीढ़ी के इंटेल कोर i5 प्रोसेसर का उपयोग करता है। मशीन को चालू करने और उसके अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों तक पहुंच बनाने के लिए 2 और जरूरी पुर्जे जरूरी हैं। ये 2 हैं रैम स्टिक, कुल 16 GB। और आखिर में पावर सप्लाई, जिसकी वजह साफ है, विंस ने बेपरवाही से समझाया। काइल को प्रस्तुत विस्तृत विवरण से आश्चर्य हुआ। तुम्हें कंप्यूटर के बारे में इतना कुछ कैसे पता? यह तुम्हारा पहली बार कंप्यूटर बनाना था, है ना? काइल ने पूछा। मैंने पैसे बचाते हुए उन्हें खरीदने से पहले उनके पुर्जों का अध्ययन किया। आप यह भी कह सकते हैं कि मैं YouTube पर बहुत ज्यादा लिनक्स टेक टिप्स देखता हूं, विंस ने मजाक में जवाब दिया। विंस को पता था कि काइल की आंखों में जो भाव थे, उससे वह इस विषय के बारे में और अधिक जानने में बहुत रुचि रखते थे। तुम्हारे डेस्कटॉप पर ये सब कौन से एप्लीकेशन दिख रहे हैं? मैं स्टीम और क्रोम को पहचान सकता हूं, लेकिन बाकी ऐप्स मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, काइल ने उत्साह से पूछा। विंस ने प्रत्येक आवेदन को लगभग 1 घंटे तक समझाया और काइल अभी भी अपनी सीट से चिपका हुआ था। वह इस बात से बहुत उत्साहित है, यह अप्रिय है, विंस ने सोचा। आपने बताया कि इक्लिप्स प्रोग्राम का इस्तेमाल प्रोग्राम और गेम लिखने के लिए किया जा सकता है। क्या गेम बनाना मुश्किल है? काइल ने पूछा। जल्द ही आने वाले स्किरिम जैसे गेम बनाना मुश्किल है। इसके लिए सैकड़ों, हजारों नहीं, सहयोगियों की जरूरत होती है, लेकिन मोबाइल पर एक सीधा सादा गेम जैसे अपवाद भी हैं। एक कुशल व्यक्ति गेम बना सकता है, लेकिन जाहिर है ज्यादा लोग होने से विकास का समय कम हो जाएगा, विंस ने जवाब दिया। क्या तुमने उन YouTube ट्यूटोरियल्स से मोबाइल गेम बनाने जैसा कुछ सीखा है जिन्हें तुमने पिछले दिनों बुकमार्क किया था? काइल ने पूछा। तुम ऐसा कह सकते हो, विंस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसा क्यों न हो? आज हम खेल को छोड़ सकते हैं और मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखा सकता हूं जो मैंने सीखी हैं, विंस ने पूछा। कृपया। हाँ कृपया, काइल ने जोश से सिर हिलाते हुए कहा। विंस ने आदतन एक्लिप्स IDE खोला और कुछ पंक्तियां लिखीं। वह काइल को मोबाइल गेम डेवलपमेंट की मूल बातें सिखाना चाहते थे और उनके पास शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। फ्लैपी बर्ड। यह उस जमाने की याद दिलाता है जब वायरल होना अभी भी एक नई बात थी। कई महत्वाकांक्षी गेम डेवलपर फ्लैपी बर्ड का क्लोन लिखकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यह एक कुख्यात गेम था जो रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद वायरल हो गया। यह एक अपेक्षाकृत सरल गेम था जिसमें केवल एक ही इनपुट था, स्क्रीन को छूना। लाखों लोगों ने इस गेम को खेला, लेकिन यह कभी भी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाया जिसकी इसमें क्षमता थी, क्योंकि डेवलपर ने व्यक्तिगत चिंताओं के कारण इसे ऐप स्टोर से हटा दिया था। विंस ने बताया कि उनके द्वारा लिखे गए कोड का क्या मतलब है, मुख्य रूप से फ्लैपी बर्ड के खेलने के तरीके से संबंधित कुछ कार्यों के साथ एक टेम्पलेट के रूप में। यह लाइन देख रहे हैं? यह उपयोगकर्ता के इनपुट के आधार पर ऑब्जेक्ट को नियंत्रित करता है। मैं इस ऑब्जेक्ट को जंप और हॉवर करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे जेटपैक जॉयराइड काम करता है, लेकिन इसमें कुछ कम तामझाम होगा। बिल्कुल, विंस ने कहा। उन्होंने पैरामीटर्स और कोड की अन्य पंक्तियों के बारे में बताया जिन पर वे डिजाइन कर रहे थे। फिर विंस ने स्टैटिक ऑब्जेक्ट मेश को बदलने का फैसला किया और एक चिकन इमेज फाइल और बाड़ व सीलिंग बीम जैसी चीजें डाउनलोड की। उन्होंने उन सभी को प्रोजेक्ट फोल्डर में व्यवस्थित किया और उन्हें इक्लिप्स में इंपोर्ट कर दिया। सैंपल प्रोजेक्ट साधारण से बदलकर एक वीडियो गेम जैसा हो गया जिसे लोग अपने खाली समय में खेलते हैं। काइल एक बार फिर हैरान रह गया जब विंस ने कुछ ही घंटों में जो बनाया उसे देखकर। अपने विचारों से अपना खुद का गेम बनाना वाकई कमाल का होगा। मुझे जल्दी और आसानी से गेम बनाने के लिए जल्द ही उन ट्यूटोरियल्स को पढ़ना और देखना शुरू कर देना चाहिए, काइल ने सोचा। कुछ ही पल बाद विंस ने वह गेम खत्म कर दिया जिसका नाम उसने विंगिंग चिकन रखा था। यह बिल्कुल फ्लैपी बर्ड जैसा ही गेम था।
इसका उद्देश्य मोबाइल डिवाइस के टचपैड का उपयोग करके मुर्गी की उड़ान को बनाए रखना था। मुर्गे को जमीन पर लगी बाढ़ और दूसरी बाधाओं से बचना था। तेज रफ्तार और बाधाओं के साथ यह मुश्किल होता गया और आखिरकार मुर्गे की मौत हो गई। विंस ने इसे इस तरह से प्रोग्राम किया कि 1 घंटे की उड़ान के बाद, जो कि एक बेतुका समय है, मुर्गी स्वतः ही स्टॉर्मट्रूपर की मृत्यु ध्वनि प्रभाव के साथ जल जाएगी। ध्वनि प्रभाव ही एकमात्र ईस्टर अंडा होगा जिसे विंस अंतिम संस्करण में शामिल करेंगे। काइल ने इसे मेरे कंप्यूटर पर नकली मोबाइल स्क्रीन पर थोड़ी देर तक खेला और उसे बहुत मजा आया। ऐसा लगता है कि यह खेल ही नहीं था जिसने उसे ऐसा बनाया, बल्कि यह विचार था कि हमने इसे पिछले कुछ घंटों में एक साथ बनाया है, विंस ने सोचा। उन्होंने काइल को बताया कि कुछ जरूरी बदलावों के बाद गेम को iOS ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया जाएगा। काइल को इस बात की चिंता थी कि गेम में और क्या क्या फीचर जोड़े जाएंगे, लेकिन विंस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि गेम प्ले उनके बनाए हुए गेम प्ले जैसा ही रहेगा। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, विंस ने काइल को अलविदा कहा। विंस द्वारा सुझाए गए सभी संसाधन इकट्ठा करने के बाद काइल उत्साहित था और अब वह निश्चित रूप से उत्साहपूर्वक उनका अध्ययन करेगा। यह रणनीति एकदम सही है। मुझे इसके बारे में पहले कैसे नहीं सूझा। ऐप स्टोर जैसे प्लेटफॉर्म को सेवा के रूप में इस्तेमाल करना मेरे लिए फिलहाल सबसे अच्छा विकल्प है। वे हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराते हैं और मैं एक बेहतरीन उत्पाद तैयार करता हूं। मुझे बस सोशल मीडिया अकाउंट्स और लीडर बोर्ड के जरिए पर्सनल अकाउंट जैसी सुविधाएं जोड़नी होती हैं। कैश शॉप तो कमाल की होगी, लेकिन उसमें ढेर सारी लालफी ताशाही होगी जिससे मैं फिलहाल निपट नहीं सकता। ली के साथ कुछ समय बिताने के बाद विंस ने यही सोचा। अध्याय 5, मेरा लोकप्रिय मोबाइल गेम। मुझे उम्मीद नहीं है कि विंगिन चिकन जल्द ही डाउनलोड चार्ट में सबसे ऊपर होगा। मैं बस इस बात से खुश हूं कि जो कुछ भी मुझे 10 साल पहले ले गया, उसके पहले हफ्ते में मैं कुछ हद तक उत्पादक रहा। बस में चढ़ते हुए विंस ने यही सोचा। वह हमेशा की तरह काइल के पास बैठ गए और उन्हें विभिन्न मोबाइल प्लेटफॉर्म पर विंगिन चिकन के हालिया प्रकाशन के बारे में बताया। विंस ने कहा, मुझे हैरानी हुई कि समीक्षा प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर उन्होंने काइल को संस्करण 1.0 आजमाने के लिए अपना मोबाइल फोन दिया और पूछा कि अंतिम उत्पाद के बारे में उनकी क्या राय है। क्या मैं अब खाता बना सकता हूं? क्या कोई लीडर बोर्ड भी है? ऐसा लगता है कि शीर्ष 100 स्कोर पहले ही तय हो चुके हैं, काइल ने बताया। ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इसे पहले से ही खेल रहे हैं, हालांकि इसे जनता के लिए जारी हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, विंस ने सोचा। ये विज्ञापन थोड़े परेशान करने वाले हैं, काइल ने निराश भाव से कहा। विंस ने जवाब दिया, मैंने उन्हें खेल के दृश्य को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए सीमाओं पर रखा था। इस खेल से बिना किसी परेशानी के पैसे कमाने का एकमात्र तरीका विज्ञापन ही है। विंस ने सोचा, चिंता मत करो। अगर तुम्हें यह इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारे अकाउंट को बिना विज्ञापनों के गेम की पूरी पहुंच दे सकता हूं। क्या तुम खुश हो? विंस ने पूछा। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ कृपया, काइल ने उत्तर दिया। यही एक कारण है कि मैंने गेम में पर्सनल अकाउंट सिस्टम जोड़ा है। मैं भविष्य में पर्सनल अकाउंट सिस्टम के जरिए एक प्रीमियम संस्करण बेचने की योजना बना रहा हूं। जब हमें बाद में लंच के समय मिलेगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि मैंने यह कैसे किया और इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, विंस ने कहा। उसका मित्र आंखों में एक अजीब सी आग लिए हुए मनोरंजक ढंग से खेल खेलता रहा। मैं भविष्य में जरूर गेम बना पाऊंगा। यह जाना पहचाना एहसास मेरे मन में है, मुझे इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे विंस जैसा मिलनसार दोस्त मिला है जो मुझे सिखाने के लिए इतना धैर्यवान है, काइल ने सोचा। विंस फिर से कक्षा में गया, लेकिन उसने देखा कि मिस मिलर आज थोड़ी उदास थीं। उन्होंने सब कुछ हमेशा की तरह किया, लेकिन उनका चेहरा उनके सामान्य कठोर भाव से थोड़ा ज्यादा उदास था। उन्होंने देखा कि जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले और हमेशा की तरह अपने दिन की शुरुआत की, कैफेटेरिया में रोजाना से ज्यादा भीड़ थी। दोपहर के भोजन के समय छात्रों का फोन इस्तेमाल करना कोई असामान्य बात नहीं थी, फिर भी कई छात्र अपने फोन स्क्रीन पर ध्यान लगाए हुए थे। भोजन के लिए लाइन में प्रतीक्षा करते समय उन्होंने लाइन में पीछे खड़े छात्रों के एक समूह को एक नए मोबाइल गेम पर चर्चा करते सुना जो अभी अभी जारी हुआ था। मिडिल स्कूल के बच्चे ने बताया कि गेम फेसबुक के अनुशंसित टैब पर है, इसलिए मुझे लगता है कि गेम में सोशल मीडिया एपीआई का इस्तेमाल किसी एल्गोरिथम ने देखा होगा और फेसबुक पर मेरे गेम की सक्रिय रूप से सिफारिश की होगी। मुझे लगता है कि अगर सभी गेम्स ज्यादा प्रचार के विकल्प के तौर पर फेसबुक प्लेटफॉर्म को सक्रिय रूप से शामिल करें तो यह उनके लिए एक जीत होगी, ऐसा विंस ने सोचा। खेल बहुत आसान है पर इसीलिए मजेदार है। देखो, मैं पहले ही लीडर बोर्ड में शीर्ष 50 में आ गई हूँ, लड़की ने कहा। यह मजेदार है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये विज्ञापन बहुत ज्यादा हैं।
अगर विज्ञापन ही आधी जगह घेर लेते हैं तो बड़े डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन खरीदने का कोई मतलब नहीं रह जाता, लड़के ने जवाब दिया। क्या विज्ञापन वाली बात वाकई एक बड़ी समस्या है? मुझे यकीन है कि मैं विज्ञापन स्क्रीन टाइम से ही गेम को आजकल के नाम मात्र दाम पर बेचने से ज्यादा कमाई कर सकता हूँ, जो लगभग $5 होगा। हालांकि मैं ज्यादा लालची नहीं हूँ, मुझे अपने भविष्य के खर्चों के लिए पूंजी की जरूरत है और मैं इस सोने के अंडे को अचानक चांदी के अंडे में नहीं बदलने दूंगा, विंस ने सोचा। उन्हें नया संस्करण पेश करने से पहले समीक्षाओं को पढ़ना होगा तथा सभी रचनात्मक समीक्षाओं पर विचार करना होगा। उसने पाया कि काइल, जेसिका, रिक और सारा पहले से ही मेज पर खाना खा रहे थे और बीच बीच में बातें भी कर रहे थे। विंस मेज पर बैठा था और तीनों उसे उत्सुकता से देख रहे थे। सारा सबसे पहले उससे विंगिन चिकन के बारे में पूछने वाली थी। काइल ने जब पहली बार इस बारे में बात की तो उसने सही तौर पर समझाया, लेकिन उसने सुझाव दिया कि विंस से ही पूछा जाए। उन्होंने एक एक करके सवाल पूछे और उसने उनके संक्षिप्त उत्तर दिए। जेसिका ने काइल की तरह ही तकनीकी पक्ष में रुचि दिखाई। फिर भी रिक और सारा को खेल के सौंदर्य बोध में रुचि थी, जैसे कि लगातार घूमते हुए खलिहान की पृष्ठभूमि जहां मुर्गी फंसी हुई थी। विंस को पता था कि उन दोनों में कला के प्रति जुनून है और वे अक्सर एक दूसरे को हराने के लिए कला प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। हालांकि वे अन्य सभी प्रतिभागियों को हरा देंगे, यह निश्चित है। जल्द ही स्कूल के ज्यादातर लोगों को पता चल जाएगा कि मिडिल स्कूल के एक छात्र ने वह गेम बनाया था जिसे लोग बेतहाशा खेल रहे थे। लेकिन जाहिर है यह जानकारी उसके प्यारे दोस्तों से शेखी बघार कर मिली होगी। बस की ओर लौटते हुए विंस ने हाई स्कूल के कुछ सीनियर छात्रों का एक समूह अपनी ओर आते देखा। उनके समूह के लिए बदमाश शब्द तो सही था, लेकिन उनका नेतृत्व कर रहा छात्र उससे भी ज्यादा बेतुका था। वो लड़का बिल्कुल माइक टायसन जैसा दिख रहा था और उसके बाल भी बिल्कुल वैसे ही छोटे थे। वो साफ तौर पर विंस से बात करना चाहता था और उसने बिना किसी सवाल या शक के उसकी बात मान ली। शायद थोड़ा डर भी था। अरे आप विंस डाल्टन हैं? बड़े आदमी ने पूछा। हाँ मैं हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? विंस ने जवाब दिया। टॉम फ्यूरी। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या आपने यह गेम बनाया है? विंगिन चिकन, टॉम ने पूछा। टॉम एक मिलनसार व्यक्ति लग रहे थे, इसलिए विंस ने ईमानदारी से जवाब दिया। हाँ, मुझे पसंद आया। क्या तुम्हें यह पसंद आया? टॉम, विंस ने पूछा। पसंद आया? पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया। यह गेम आसान है और खेलने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं होता। तो इधर उधर कुछ कोशिशों के बाद मैं अपने रेप्स करने जा रहा हूं। लेकिन मुझे इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं। मेरे हाथ और उंगलियां इतनी बड़ी हैं कि मैं गलती से विज्ञापनों को छू लेता हूं और गेम तब तक रुका रहता है जब तक मैं उन्हें खुद बंद नहीं कर देता, टॉम ने कहा। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा गेम पसंद आया, टॉम। इस गेम ने हमें तब जोड़ा जब हमारे एक दूसरे से मिलने की कोई संभावना नहीं थी, और इसी भावना के कारण जैसे ही मैं सक्षम होऊंगा मैं तुम्हें गेम के विज्ञापन मुक्त संस्करण तक पहुंच प्रदान करूंगा। जिस किसी ने भी यह गेम डाउनलोड किया है उसे अभी तक विज्ञापन मुक्त संस्करण तक पहुंच नहीं मिली है और तुम पहले व्यक्ति होगे, विंस ने आत्मविश्वास से कहा। टॉम जैसे विशालकाय व्यक्ति का सहयोगी के रूप में होना मेरे लिए ही लाभदायक होगा, विंस ने सोचा। टॉम ने उसकी तरफ देखा और पीछे खड़े अपने दोस्तों को भी। तभी टॉम के चेहरे पर अचानक एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, यह सच्चा भाई है ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल, अन्य लोगों ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया। ये मेरे खाते का विवरण और संपर्क जानकारी है। अगर आप बेहतर आकार पाने की योजना बना रहे हैं तो मुझे बताएं। हम अपने परिवार के जिम में अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। आपका कभी भी स्वागत है, टॉम ने अपनी टीम के साथ जाने से पहले कहा। कितना घटनापूर्ण दिन है, विंस ने सोचा।